Financial statement of a company. Who is company? कंपनी कौन होती है बेटा? कंपनी एक तरह का फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। मतलब वो एंटिटी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है उसे कंपनी बोला जाता है। तो वो इस कंपनी तो जो कंपनीज एक्ट है जो रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 है वो क्या कहलाएगी बेटा? कंपनी कहलाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी ध्यान देना, अगर किसी भी पर्सन को कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर कंपनीज एक्ट बना एस 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या होंगे? पहला, बैलेंस शीट, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, तीसरा नोट्स टू अकाउंट्स और चौथा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एवरी कंपनी मस्ट प्रिपेयर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किस में बोला है ऐसा? कंपनीज एक्ट 2013 में बोला है। अगर आप एक कंपनी हो तो आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना कंपलसरी है। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, ये जो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों जो स्टेटमेंट्स है मतलब बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल मस्ट बी prepared in the form prescribed under schedule 3 of कंपनीज एक्ट 2013। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बेटा कौन कौन से, जिसे
कंपनी को बनाना है, बैलेंस शीट और पी एंड एल, इन दोनों का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म गिवन है शेड्यूल 3 में ऑफ कंपनीज एक्ट। शेड्यूल 3 एक शेड्यूल है कंपनीज एक्ट का, जिसमें यह बोला है कि भैया हर एक कंपनी को ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट और पी एंड एल, ये इसी फॉर्म में बनाने हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट का जो फॉर्म है वो पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 में गिवन है, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3, और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का जो फॉर्मेट है वो पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 में गिवन है। इन दोनों स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में गिवन है। अच्छा, नोट्स टू अकाउंट्स क्या है बेटा? नोट्स टू अकाउंट्स आर पार्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड पी एंड एल। नोट्स टू अकाउंट्स क्या है? इन बैलेंस शीट और पी एंड एल का पार्ट है। इसमें क्या होगा? डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नोट्स टू अकाउंट्स में आपको मिलेगी। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन किसकी बेटा? डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में जो आइटम्स है उनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको नोट्स टू अकाउंट्स में मिलेगी। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के आइटम्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको नोट्स टू अकाउंट्स में मिलेगी। मतलब नोट्स टू अकाउंट्स आर पार्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड पी एंड एल। अगर आप कंपनी हो और आपने ओनली बैलेंस शीट और पी एंड एल बना दिया और नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बनाया, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके इनकम्प्लीट कहलाएंगे। आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बेटा उसे इनकम्प्लीट बोला जाएगा। दीज आर इनकम्प्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है। अब एक और चीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया सर? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए आपके 12th के करिकुलम में एक अलग सेपरेट चैप्टर है, वहां पे हम देखेंगे, बट फिर भी कैश फ्लो स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर AS 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 करके एक पूरा स्टैंडर्ड दिया हुआ है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में जो हम सीखने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी में, इस टॉपिक में हम बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल की बातें करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, तो बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी आपको किस फॉर्मेट में बनानी है? पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो आपको जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है कंपनी का, वो आपको पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 में गिवन है, गिवन है। तो एक बार पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं। अगर हम अब बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी का फॉर्मेट आपको शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में मिल जाएगा। ठीक है, तो शेड्यूल 3 का पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको यहाँ पे है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या आएगा? नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का क्या नेम है,
बैलेंस शीट किस डेट पे आप बना रहे हो? जनरली 31 मार्च ऑफ द ईयर पे बनती है। अमाउंट इन रुपीज होता है, ठीक है। अब ध्यान देना यहां पे, एक मिनट, जो हमारी बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी होती है बेटा, वो वर्टिकल फॉर्मेट में होती है, ठीक है। अभी तक जो हम बनाते थे वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बनाते थे। अब हम कौन सा फॉर्मेट बनाएंगे? वर्टिकल फॉर्मेट बनाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट कैसा होता था? जिसमें एक साइड असेट होती थी, एक साइड लाइबिलिटी होती थी, दोनों पैरेलल चलते थे। बट वर्टिकल फॉर्म में ऐसा नहीं होगा। वर्टिकल फॉर्म में हम क्या करेंगे बेटा? वर्टिकल फॉर्म में हम बैलेंस शीट के दो पार्ट्स करेंगे। सबसे पहला पार्ट जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। सबसे पहला पार्ट जो है आपका वो क्या होगा? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। एंड सेकंड पार्ट जो होगा आपका वो होगा असेट। सेकंड पार्ट जो होगा आपका वो होगा असेट्स, ठीक है। तो हमारी पहली साइड होगी इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, अदर साइड होगी असेट साइड। बट ये दोनों वर्टिकल फॉर्म में चलेंगे, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं चलेंगे, ठीक है। फिर मैं कॉलम्स की बात करूं तो सबसे पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स। फिर नोट नंबर, आपको अभी मैंने बात की थी कि भैया नोट्स टू अकाउंट्स आर पार्ट ऑफ, नोट्स टू अकाउंट्स आर पार्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड पी एंड एल। तो यहाँ पे बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ही आपको नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर का नोट मिल जाएगा। ये एक कॉलम है जिसमें आपको क्या मिलेगा? जैसे शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे इस वाले कॉलम में यहाँ पे ये लिख दिया जाएगा कि नोट नंबर 1। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस का मान लो नोट नंबर 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे नोट नंबर 2। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट का नोट नंबर 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे नोट नंबर 3। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का नोट नंबर 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे नोट नंबर 4, ठीक है। फिगर्स एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड। करंट रिपोर्टिंग पीरियड मतलब कि मान लो आप 2019-20 की बैलेंस शीट बना रहे हो, तो सबसे पहले 19-20 के फिगर आएंगे। फिर उसके साथ साथ पैरेलली 2018-19 के भी फिगर आएंगे। फिगर्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा बेटा कि जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कैन कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ बोथ द ईयर्स, जिससे कि वो ये कंपैरिजन कर पाए कि कंपनी ने ग्रो किया है या फिर कंपनी और लॉस में गई है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कंपनी के केस में आपको 2 साल की बैलेंस शीट एक साथ प्रेजेंट करनी पड़ती है, मतलब कि करंट ईयर की तो करनी ही है, प्लस उसके साथ पिछले साल के फिगर्स भी आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, जिससे कि सामने वाले को कंपैरिजन करने में इजी रहे, ठीक है। तो फिगर्स एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, फिगर्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। करंट रिपोर्टिंग पीरियड मतलब जिस साल की आप बैलेंस शीट बना रहे हो, जैसे 2019-20, और प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड 2018-19, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी बैलेंस शीट की हेडिंग्स। फिर आ जाते हैं हम सब हेडिंग्स पे। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहली जो मेजर हेडिंग है वो होगी इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में क्या आएगा? इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में जो शेयर कैपिटल है वो आएगी, शेयर कैपिटल, ठीक है। एंड लाइबिलिटीज, जो भी आउटसाइड लाइबिलिटी है, जिसमें नॉन करंट भी आएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी भी आएगी, एंड करंट लाइबिलिटीज भी आएगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब इसकी मेजर हेडिंग हो गई इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। अब इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहली हेडिंग आपको दिख रही होगी शेयर होल्डर्स फंड। सबसे पहली हेडिंग आपको दिख रही होगी शेयर होल्डर्स फंड।
शेयर होल्डर फंड की अगर हम बात करें तो शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है बेटा? शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आता है। शेयर कैपिटल का डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कहां पे? इश्यू ऑफ शेयर्स वाले टॉपिक में, ठीक है। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं, देन फिर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स आते हैं। अब व्हाट इज शेयर होल्डर फंड? शेयर होल्डर फंड में वो सारे आइटम्स आएंगे जिस पे शेयर होल्डर्स का राइट है। शेयर होल्डर्स का राइट है मतलब कि जो आइटम सारे शेयर होल्डर के, लाइक शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में बेटा दो तरह की शेयर कैपिटल आती है, कौन कौन सी? शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है? डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू। अब यहाँ पे शेयर कैपिटल ध्यान देना, शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट्स में मैं आ गया हूं। शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या आएगा? ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल के लिए, ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल मतलब कि, ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल मतलब कि प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं एंड प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। तो ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल से कंपनी का मतलब है कि इक्विटी शेयर्स भी और प्रेफरेंस शेयर भी। हर एक क्लास ऑफ शेयर कैपिटल के लिए सेपरेटली आपको क्या क्या बताना पड़ेगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑथोराइज्ड कितने हैं। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होती है बेटा? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल मैक्सिमम शेयर कैपिटल दैट ए कंपनी कैन इशू। मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो कि एक कंपनी इशू कर सकती है। तो आपको उसमें ये बताना है कि ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, फिर आपको ये बताना ऑथोराइज्ड में से इशू कितनी हो गई है, सब्सक्राइब्ड कितनी हो गई है, फुली पेड कितनी है एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड कितनी है। शेयर इशू कितने हुए हैं, सब्सक्राइब कितने हुए हैं, फुली पेड अप कितने हैं और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कितने हैं। फिर आपको उसमें ये बताना पार वैल्यू ऑफ शेयर। पार वैल्यू ऑफ शेयर मतलब कि फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर, ठीक है। अब रिकंसिलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। अब ये क्या होता है सर? तो रिकंसिलेशन में बेटा क्या करते हैं, ध्यान देना। रिकंसिलेशन मतलब कि आपको याद है आप बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते थे, आपको याद है आप बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते थे, वैसे ही हर एक कंपनी को शेयर रिकंसिलेशन का स्टेटमेंट भी देना पड़ता है। शेयर रिकंसिलेशन का स्टेटमेंट क्या होता है, इधर ध्यान देना। मान लो एक कंपनी है, उसके पास इक्विटी शेयर्स भी इशू कर रखे हैं कंपनी ने एंड प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर रखे हैं। अब रिकंसिलेशन कैसे बनाएंगे? ओपनिंग शेयर, एक काम करते हैं अभी हम प्रेफरेंस का नहीं बनाते हैं, हम ओनली इक्विटी का ही बनाते हैं। मान लो कंपनी के इक्विटी शेयर है, अलग अलग बना लेंगे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का। कंपनी के इक्विटी शेयर्स है तो नंबर ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। ओपनिंग मतलब कि कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल। मान लो कंपनी के पास 1 लाख शेयर थे और 100 रुपए पर शेयर की वैल्यू है, तो टोटल नॉमिनल वैल्यू कितनी थी? 1 करोड़। अब मान लो इश्यू ड्यूरिंग द ईयर की है कंपनी ने 20,000 शेयर्स और इशू कर दिए 100 रुपए वाले, तो 20 लाख रुपए की शेयर कैपिटल और बढ़ गई।
तो कैपिटल एज ऑन 31 मार्च कितनी आ गई? 1,20,000 शेयर, 1,20,00,000 रुपीज के। तो बेटा ये क्या है? ये एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल इतनी थी, इतने हमने इश्यू किया और इतने क्लोजिंग हो गई। तो एक इस तरह का रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आपको हर साल आपकी बैलेंस शीट के साथ देना पड़ेगा, ठीक है। तो रिकंसिलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। वैसे नंबर ऑफ शेयर्स की ही बोला है, अमाउंट का तो बोला भी नहीं है। मतलब कि आपको ये वाला कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस ये बताना है नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज, नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज कैसे आया है। ओनली आपको नंबर ऑफ शेयर्स का रिकंसिलेशन बताना है, इक्विटी शेयर का अलग और प्रेफरेंस शेयर का अलग, ठीक है। देन हर एक शेयर के साथ क्या राइट अटैच्ड है, हर एक शेयर के साथ क्या राइट्स अटैच्ड है। मतलब इतना वैसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि इतना कुछ आपसे पूछेंगे नहीं, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये अपन को नहीं करना है, ये आपके करिकुलम का पार्ट नहीं है। अब बेटा अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो इसके जो क्वेश्चंस है वो कैसे आते हैं, एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ। एग्जांपल नंबर 1, आपको बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करने के लिए आ जाएगा और आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो आप कैसे करेंगे हम इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे आप ये जो शेयर कैपिटल वाला पार्ट है ये आपको इश्यू ऑफ शेयर्स वाले टॉपिक में पढ़ाया गया है और वहीं पे इसके क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एबीसी लिमिटेड एज एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स of 100 each, out of which 50,000 shares are issued to public at par. Case 1, all the shares are fully subscribed. जस्ट मैं आपको रिकैप दे रहा हूं कि हमने वहां पे क्या पढ़ा था। ऑल द शेयर्स आर फुली सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड। केस 1 में इन्होंने क्या बोला है कि जो सारे शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, कंपनी ने कितने शेयर इशू किए बेटा? 50,000 शेयर। सारे के सारे शेयर फुली सब्सक्राइब्ड हो चुके हैं और अमाउंट भी ड्यूली रिसीव्ड हो चुका है, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट रिसीव हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट कैसे बनेगी कंपनी की, ध्यान देना। सबसे पहले तो नेम आ जाएगा कंपनी का। नेम ऑफ द कंपनी क्या है? एबीसी लिमिटेड। बैलेंस शीट कब बना रहे हैं? तो बैलेंस शीट एज इट, हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बना रहे हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, हम ओनली एक पार्ट बनाने वाले हैं बैलेंस शीट का। तो ये हमारी एबीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट है। एबीसी लिमिटेड की एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है। इसमें हम सबसे पहला कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स, फिर
नोट नंबर और अमाउंट का कॉलम। करंट ईयर का ही बना रहे हैं इसलिए मैं डायरेक्ट अमाउंट लिख रहा हूं, करंट ईयर का ही बना रहे हैं, लास्ट ईयर का नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहला इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में देखो, ध्यान देना है, यहाँ पे शेयर कैपिटल को कहां पे डिस्क्लोज करते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल। तो यहां पे भी इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल। और यहां पे हम नोट नंबर 1 डाल देंगे और अमाउंट जो है वो हम नोट्स से लेंगे। ठीक है, तो नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है अब हमें। अमाउंट और अमाउंट, यहाँ पे 2 कॉलम बनेंगे बेटा, एक इंटरनल कॉलम और एक एक्सटर्नल कॉलम। ठीक है, तो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे हम शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 है, इसलिए यहाँ पे आप नोट नंबर 1 डाल सकते हैं। फिर देन सबसे पहले हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है कंपनी की, ऑथोराइज्ड कैपिटल है 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 1 करोड़ रुपीस की ऑथोराइज्ड कैपिटल है कंपनी की। ठीक है, फिर आएगी हमारी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल जो है कंपनी की वो है 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो 50,000 इंटू 100, 50 लाख रुपीस की ऑथोराइज्ड कैपिटल है कंपनी की। 50 लाख रुपीस की ऑथोराइज्ड। देन नेक्स्ट सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब बेटा जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है ना, इस वाले पार्ट में चेंज आ जाएगा। इसमें सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है अमाउंट इज ड्यूली रिसीव्ड, मतलब कि जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा आ गया है। तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में भी यही लिख देना है 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 50 लाख रुपए टोटल आ भी गए हैं और इसी का टोटल हम कहाँ पे शो कर देंगे बेटा, बैलेंस शीट में भी शो कर देंगे। बैलेंस शीट में जो टोटल जाएगा वो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का जाएगा। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का अमाउंट हो गया 50 लाख रुपीस। तो ये तो हमारा था केस 1, जहाँ पे कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए थे और सारे शेयर सब्सक्राइब भी हो गए और अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड भी हो गया। ठीक है, केस 2 की अगर हम बात करें, केस 2 में only 48,000 shares, only 48,000 shares are subscribed by the company। अब सेकंड केस में क्या हुआ कि भैया ओनली 48,000 शेयर ही सब्सक्राइब किए कंपनी ने एंड अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड, और अमाउंट भी
रिसीव हो गया। तो अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, अब ध्यान देना, लेकिन कंपनी ने इशू 50,000 किए थे, लेकिन शेयर्स कितने आए, 48,000 ही आए। तो इशूड में 50,000 ही आएगा, बट सब्सक्राइब्ड में ओनली 48,000 शेयर्स ही आएगा। तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट बनाएंगे फिर से, एबीसी लिमिटेड की एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट हम बना रहे हैं। केस 2 में हमारी जो बैलेंस शीट बनेगी, फॉर्मेट तो वही रहेगा, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, बस चेंज कहाँ पे आएगा बेटा, चेंज हमारा आएगा नोट्स टू अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में चेंज आ जाएगा। नोट्स टू अकाउंट्स जो हमारी जो पहले थी वही रहेगी, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 1 करोड़ रुपीज। इशूड कैपिटल भी सेम वही रहेगी, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में ही नंबर ऑफ शेयर्स जो चेंज होंगे, बस यहाँ पे 48,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच हो जाएगा, मतलब कि 48 लाख रुपीज यहाँ पे आएगा। ओनली चेंज कहाँ पे होगा, ओनली यहाँ पे होगा, क्योंकि जब पब्लिक ने ही 48,000 शेयर्स की ही एप्लीकेशन दी है, तो पैसा भी कितना आया होगा, 48,000 का ही। अच्छा, पूरा पैसा आ गया है क्या, हाँ 48,000 शेयर्स पे पूरा पैसा आ गया है, तो वो फुली पेड अप कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा केस 2 था। अब हम बात करते हैं केस 3 की। तो अगर हम बात करें केस 3 में, shares are fully subscribed, amount uncalled by the company, या फिर अमाउंट कॉल्ड अप by the company ₹80 पर शेयर। अब ध्यान देना बेटा, केस 3 में कंपनी ने 100 रुपए में से ओनली 80 रुपए ही मंगाए हैं, शेयर्स तो पूरे आ गए हैं, शेयर्स तो पूरे आ गए हैं, बट केस 3 में क्या हुआ, लेकिन कंपनी ने 100 रुपए में से 80 रुपए ही मंगाए हैं, 100 रुपए में से 80 रुपए ही कंपनी ने यहाँ पे मंगाए हैं। तो यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट, सबसे पहले तो हम बैलेंस शीट एबीसी लिमिटेड एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट हम बनाएंगे, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो सेम रहेगा, जस्ट चेंज कहां पे आएगा, नोट्स टू अकाउंट्स में। तो नोट्स टू अकाउंट्स भी हम, तो केस 3 में शेयर कैपिटल में ऑथोराइज्ड कैपिटल सेम आएगी, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। इशूड कैपिटल भी सेम आएगी, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 50 लाख। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में चेंज आ जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में नंबर ऑफ शेयर्स तो वही आएंगे, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। सब्सक्राइब एंड ना करके इसको हम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कर देता।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स तो वही आएंगे 50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। अब ध्यान देना बेटा, कंपनी ने मंगाए ही, कंपनी ने जो पैसा मंगाया है वो ओनली 100 में से 80 मंगाया है। तो यहाँ पे आपको आगे क्या लिखना है, कॉल्ड अप ₹80 पर शेयर। शेयर तो 100 रुपए का है, लेकिन कंपनी ने 80 रुपए ही मंगाया है, और 80 रुपए मंगाया है मतलब कंपनी ने ओनली 40 लाख रुपए ही मंगाया। तो ये हमेशा, अगर कंपनी ने कम पैसा मंगाया है तो वो हमेशा कहाँ पे आएगा, नॉट फुली पेड अप में, क्योंकि कंपनी ने 80 रुपीज ही मंगाया है। तो 40 लाख रुपीज जो है वो शेयर कैपिटल में शो होगा। 100 में से कंपनी ने 80 रुपीज ही मंगाया है, इसलिए यहाँ पे 80 रुपीज ही आएंगे। ठीक है, ठीक है। अब केस 4 क्या होगा, ध्यान देना। केस 4, shares are fully subscribed and fully called up। पूरा शेयर्स भी पूरे मंगाए हैं हमने, मतलब शेयर्स पूरे सब्सक्राइब भी हो गए हैं, और हमने अमाउंट भी पूरा मंगवा लिया है। All amount are duly received except ₹20 on 1000 शेयर्स। बेटा सारे शेयर्स की एप्लीकेशन भी आ गई, सभी शेयर पे पूरा पैसा भी मंगा लिया और सारा अमाउंट भी आ गया, एक्सेप्ट 1000 शेयर पे 20 रुपए नहीं आए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम फॉर्मेट बनाएंगे। ABC लिमिटेड, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, सबसे पहला साइड हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड होगा, और उसमें भी शेयर होल्डर्स फंड, में शेयर कैपिटल, इसका नोट नंबर 1। तो अब हम नोट्स टू अकाउंट्स बना लेते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में ध्यान दीजिएगा, ऑथोराइज्ड कैपिटल सेम रहेगी, इशूड कैपिटल सेम होगी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में चेंज आएगा। सब्सक्राइब कैपिटल में क्या चेंज आएगा, ध्यान देना। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में अब 2 कैटेगरी बनेगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ध्यान देना, कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए थे और 50,000 शेयर की एप्लीकेशन भी आ गई और सारा पैसा मंगा भी लिया, एक्सेप्ट 1000 शेयर पे पैसा नहीं आया। तो बेटा 50,000 में से 1000 पे नहीं आया, तो 49,000 शेयर्स पे तो पूरा पैसा आ गया होगा। 49,000 इंटू 100, 49 लाख रुपीज, 49 लाख रुपीज तो पूरे आ गए। तो ये तो हो गई सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। एंड सेकंड कैटेगरी है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में क्या आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में जो 1000 इक्विटी शेयर्स थे ऑफ ₹100 ईच,
जिसपे मंगा भी पूरा पैसा लिया था, 1000 इंटू 100 1 लाख रुपीज के शेयर थे, लेस उस पर कॉलिन एरियर हो गया। कॉलिन एरियर क्या होता है, अगर कंपनी ने पैसा मंगा लिया है और सामने वाले ने नहीं दिया है, 1000 इंटू 20,000 रुपए नहीं दिए हैं, तो वो कॉलिन एरियर कहलाता है। तो नेट कितने आए, 1 लाख में से 20,000 नहीं आए तो 80,000 ही आए होंगे, और हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल का टोटल हो जाएगा 49,80,000, और हमारे ऊपर शेयर कैपिटल के कॉलम में भी कितना आएगा, 49,80,000। तो बेटा अगर कोई कंपनी ने, जैसे केस 3 में तो कंपनी ने ही पैसा 80 रुपए ही मंगाया था, तो वो भी कहां पे आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में। और केस 4 में कंपनी ने पैसा तो पूरा मंगा लिया था, बट सामने वाले ने, शेयर होल्डर ने पे नहीं किया था, तो ये भी सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में आएगा। लेकिन यहाँ पे हम कोई भी कॉलिन एरियर माइनस नहीं करेंगे। केस 3 में देखो डायरेक्टली हमने 50,000 इंटू 80 40 लाख रुपीज बाहर लिख दिया, और यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि भैया 100 में से 80 रुपए ही मंगाया है। यहाँ पे हमें पहले इंटरनल कॉलम में टोटल अमाउंट लिखना पड़ेगा, देन फिर कॉलिन एरियर माइनस करने के बाद आपको नेट अमाउंट लिख के सब्सक्राइब्ड कैपिटल का टोटल जो है वो बैलेंस शीट में लिखना है। इज दैट क्लियर? अच्छा, जो शेयर्स पे पूरा पैसा आ गया है, जैसे 1000 शेयर्स पे ही कॉलिन एरियर हुआ था, तो बचे हुए 49,000 शेयर्स पे तो पैसा पूरा आ गया है, तो 49,000 शेयर्स को आपको फुली पेड अप में ही दिखाना है। इज दैट क्लियर? तो ये थी हमारी शेयर कैपिटल को हम कैसे डिस्क्लोज करेंगे बैलेंस शीट में। हमने देखा शेयर कैपिटल को हम कहाँ पे शो करेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में, शेयर होल्डर्स फंड में, शेयर कैपिटल में। आज का जो पार्ट है हमारा ये है, नेक्स्ट कल हम देखेंगे कि रिजर्व्स एंड सरप्लस मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्या होता है।